बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको रियल एनालिसिस 2 की क्लास में वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम के ऊपर डिस्कशन करेंगे, डैट इज़ नाउन एज डार्बोव्स थ्योरम। मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे अपने पास्ट पेपर्स में तो ये थ्योरम जो है आपको इसकी स्टेटमेंट और इसका प्रूफ जो है वो पूछा जाता है पेपर में। तो थ्योरम को प्रूफ करने से पहले या इसकी स्टेटमेंट से पहले हम चंद एक जो प्रीवियस चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे कोर्स की जो कंप्लीट प्ले लिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर को आसानी देख सकते हैं। तो चंद एक कुछ पुरानी चीज़ें पहले थोड़ी सी डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं उनके मुतालिक। मैंने लास्ट लेक्चर में बेटा आपको अपर रिमान और लोअर रिमान इंटीग्रल के मुतालिक बताया था। अपर रिमान इंटीग्रल की जो डेफिनेशन है वो आपके पास कुछ इस तरह है कि इन अदर वर्ड्स अपर रिमान इंटीग्रल इज़ द इन्फीमम ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑल अपर रिमान सम्स। यानी आप जब किसी क्लोज इंटरवल ए बी की पार्टीशन बनाते हैं तो मैंने आपको बताया था इस क्लोज इंटरवल ए बी के ऑपोजिट आप इनफाइनाइट पार्टीशन बना सकते हैं। उन इनफाइनाइट पार्टीशंस में से हर पार्टीशन के ऑपोजिट आपको रिमान सम मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर पार्टीशन P1 है तो इसके ऑपोजिट एक रिमान सम आपको मिल गया, उसका नाम आपने रख लिया SFP1। ठीक है जी। इसी तरह ही P2 के ऑपोजिट आपके पास एक दूसरा रिमान सम आपको मिलेगा, उसका नाम आपने रख लिया SFP2। ठीक है, ये प्रोसीजर चलता गया। तो हर पार्टीशन के ऑपोजिट आपको एक अपर रिमान सम मिल गया। अपर रिमान सम को यहाँ पर मैं कैपिटल S से डिनोट कर रहा हूँ। अब अगर आप इन तमाम अपर रिमान सम्स का एक सेट बना लें और उस सेट में से जो सबसे छोटा अपर रिमान सम है यानी इन्फीमम, उस सेट का सबसे छोटा जो नंबर है, ठीक है, वो कहलाता है अपर रिमान इंटीग्रल। ठीक है, वो अपर रिमान इंटीग्रल है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, ये चीज़ें मैं ऑलरेडी पहले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। आप प्रीवियस लेक्चर मेरा देख लें ताकि हमारा टाइम बच सके। अच्छा जी, अब इसमें जो बात बताने वाली ये है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सेट E है और इस सेट E के जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह हैं, 0 1 2 अप टू 10 तक हैं। सपोज मैं आपको कहता हूँ कि इस सेट का आपने इन्फीमम निकालना है तो आप जानते हैं कि सेट का इन्फीमम जो है वो 0 है। इन्फीमम यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी ऐसा नंबर जो इसके तमाम नंबरों से छोटा या बराबर है। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि अगर इस सेट का इन्फीमम जो है, इन्फीमम ऑफ E जो है वो यहाँ पर क्या है, 0 के बराबर है और ये इस सेट E के तमाम नंबरों से छोटा या बराबर है और उन नंबरों का नाम मैंने यहाँ पर रख लिया X। ठीक है, और X क्या बिलोंग कर रहा है, किसे बिलोंग कर रहा है, E से बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ से इन्फीमम की इस डेफिनेशन से जो आपने इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर याद रखनी है वो ये है, जो कि मैं इस्तेमाल भी करूँगा अपने थ्योरम के प्रूफ में, कि अगर अपर रिमान इंटीग्रल, ये वाला जो अपर रिमान इंटीग्रल है ये इन्फीमम है इस अपर रिमान सम के सेट का, तो क्या इसको फिर हम इस तरह लिख सकते हैं कि भाई ये आपके पास आ गया इन्फीमम। इन्फीमम किसको रखा है मैंने, इस चीज़ को, अपर रिमान इंटीग्रल को, ये इसका इन्फीमम है। तो इसका मतलब इन्फीमम की डेफिनेशन के मुताबिक इसको छोटा होना चाहिए हर x से। अब यहाँ पर x किस शक्ल के हैं, यहाँ पर x हैं अपर रिमान सम की शक्ल में, तो इसका मतलब यहाँ पर अपर रिमान इंटीग्रल जो होगा वो हमेशा SFP से क्या होगा, छोटा होगा। यानी अपर रिमान इंटीग्रल इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अपर रिमान सम। आपने याद रखना है अपर रिमान इंटीग्रल इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अपर रिमान सम। ठीक है जी। और इसी तरह अगर लोअर रिमान इंटीग्रल की बात करूं तो लोअर रिमान इंटीग्रल है सुप्रीमम ऑफ लोअर रिमान सम। सुप्रीमम, अगर मैं सेट E का आपको सुप्रीमम निकालने के लिए कहूं तो ये एक ऐसा नंबर है 10 जो कि सेट E के हर नंबर से बड़ा या बराबर है। ठीक है, और अगर सेट E का नंबर x है तो x ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 10। तो अगर लोअर रिमान सम की बात की जाए तो लोअर रिमान सम के केस में आपका जो लोअर रिमान इंटीग्रल है, लोअर रिमान इंटीग्रल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर रिमान सम, लोअर रिमान सम। ठीक है जी, पहली दो बातें ये आपने याद रखनी है, एक ये वाली बात, ठीक है, कि अपर रिमान इंटीग्रल इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अपर रिमान सम, और दूसरी ये वाली बात, लोअर रिमान इंटीग्रल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर रिमान सम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी डार्बोव्स थ्योरम की स्टेटमेंट की तरफ। तो डार्बोव्स थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं वो क्या है। डार्बोव्स थ्योरम की स्टेटमेंट से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने यहाँ पर याद रखनी है, डैट इज़ नाउन एज कॉमन रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट के मतलब आप पढ़ चुके हैं, अगर हमारे पास दो पार्टीशन है P1 और P2 तो
P2 को P1 की रिफाइनमेंट कहते हैं अगर P1 जो है वो सबसेट हो, प्रॉपर सबसेट हो P2 का, तो ऐसी सूरत में P2 जो है वो रिफाइनमेंट कहलाती है। कॉमन रिफाइनमेंट का क्या मतलब है? मैंने लिखा जी कि अगर आपके पास इफ़ P1 एंड P2 आर टू पार्टीशंस देन P1 यूनियन P2, तो इन ऐसी पार्टीशन जो दोनों के यूनियन से मिलकर बनती है उसे आप P1 और P2 की कॉमन रिफाइनमेंट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर डार्बोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट को। डार्बोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट में पहली चीज़ ये है कि लेट f बी अ बाउंडेड फंक्शन। f आपके पास एक बाउंडेड फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन टू एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो आपको हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलेगा सच डैट कि अपर रिमान सम जो है वो छोटा होगा अपर रिमान इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन से। अब ज़रा जो ऊपर मैं आपको दो रिज़ल्ट बता के आया था उसमें पहला रिज़ल्ट क्या था? उसमें पहला रिज़ल्ट ये था कि आपके पास अपर रिमान सम जो है इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन अपर रिमान इंटीग्रल। मैंने अभी आपको जो ऊपर चीज़ बताई है वो ये थी कि आपका अपर रिमान सम हमेशा अपर रिमान इंटीग्रल से बड़ा होगा। अब मैंने यहाँ पर ये क्या किया है, अब अपर रिमान सम अपर रिमान इंटीग्रल से बड़ा है, लेकिन अगर आप इसकी राइट साइड पर एक पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन ऐड कर दें तो ऐसी सूरत में ये जो अपर रिमान सम है ये छोटा हो जाएगा अपर रिमान इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन से। देखें जी यहाँ पर इस बात को थोड़ा गौर से समझिएगा। मैं अगर कहता हूँ कि ए और बी मेरे पास दो रियल नंबर हैं, ए छोटा है बी से या ए बड़ा है बी से, चलें ठीक है। ए अगर बी से बड़ा है, अब ए चाहे जितना मर्जी बड़ा रख लें, आप जितना मर्जी चाहे बड़ा रख लें, मुझे एक रियल नंबर लाजमन मिलेगा आर में से कि जब मैं इस रियल नंबर आर को इस छोटे नंबर में ऐड करूंगा तो आपका जो बड़े वाला नंबर था वो इससे छोटा हो जाएगा। अगर आपके पास ए और बी दो रियल नंबर हैं, बी जितना मर्जी बड़ा लार्ज नंबर रख लें आप, ठीक है, लेकिन होना रियल चाहिए। अब ये नहीं कि आपके जी इन्फिनिटी रख लें आप, इन्फिनिटी रियल नंबर नहीं है, ठीक है। ए और बी कोई से दो रियल नंबर हैं, उनमें से ए बड़ा है बी से, आप बड़े नंबर छोटे नंबर की तरफ कोई भी रियल नंबर आपको लाजमन एक रियल नंबर आर मिल जाएगा, ठीक है, जो जिसको जब आप इसमें ऐड करेंगे छोटे नंबर में तो हमेशा वो पहले वाले नंबर से बड़ा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता है जी मेरे पास एक बहुत बड़ा नंबर, मैंने रियल नंबर तलाश किया है 10 की पावर 1000 सपोज, और ये बड़ा है 10 से, ठीक है। अब ये वाला नंबर इससे बड़ा है, तो मेरा ये दावा है कि मुझे लाजमन कम से कम एक ऐसा रियल नंबर ज़रूर मिलेगा जिसको मैं अगर छोटे नंबर में ऐड करूँगा तो वो लाजमन इससे बड़ा हो जाएगा। तो आप जानते हैं यहाँ पर आपके पास लातादाद ऐसे रियल नंबर मौजूद हैं जिनको इस वक्त 10 में अगर आप ऐड कर दें, मिसाल के तौर पर अगर इसी नंबर को इसी में ऐड कर दें, ठीक है, तो आपकी ये वाली साइड हमेशा उससे क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो बस यही कुछ कंसेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल किया है कि बजाते खुद अपर रिमान सम जो था वो अपर रिमान इंटीग्रल से बड़ा था, लेकिन अगर मेरे पास एक पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन होना चाहिए। इस पॉजिटिव रियल नंबर को जब मैं ऐड करूँगा इसकी ये वाली साइड पर, ये कौन सी साइड है, राइट साइड है, इसकी राइट हैंड साइड में अगर एप्सिलॉन ऐड कर दूँगा तो हमेशा ये वाली जो पहले बड़ी साइड थी अब वो छोटी हो जाएगी और जो छोटी थी वो बड़ी हो जाएगी। तो ये डार्बोक्स थ्योरम का समझने स्टेटमेंट है जिसको आप बआसानी अब याद कर सकते हैं। और सिमिलरली ऊपर जैसे कि मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था कि आपका जो लोअर रिमान सम है, लोअर रिमान सम आपका लोअर रिमान इंटीग्रल से छोटा था, ठीक है। तो अगर लोअर रिमान इंटीग्रल में से आप एप्सिलॉन माइनस कर दें इसी तरह ही, तो फिर जो बड़ी साइड थी वो छोटी हो जाएगी और छोटी वाली बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो हिस्से हैं, एक ये वाला हिस्सा है डार्बोक्स थ्योरम का और दूसरा ये वाला हिस्सा है। एक हिस्से में आपका अपर रिमान सम है और अपर रिमान इंटीग्रल है, और दूसरे हिस्से में लोअर रिमान सम है, लोअर रिमान इंटीग्रल है, ठीक है जी। अब इन दोनों हिस्सों को सम टाइम आप पेपर में ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर मैं इंटीग्रल को इस तरफ ले आऊँ, दोनों तरफ माइनस कर दूँ, तो अपर रिमान सम माइनस अपर रिमान इंटीग्रल इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन। इसी तरह अगर इसको दूसरे हिस्से को देखा जाए तो लोअर रिमान सम माइनस लोअर रिमान इंटीग्रल इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसको हमने प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं डार्बोक्स थ्योरम के इन दो पार्ट्स में से मैं एक पार्ट को प्रूफ करूंगा। तरीकाकार ये होगा, काफ़ी लेंथी प्रूफ है इसका। हम ये पहले वाला हिस्सा अपर रिमान सम और अपर रिमान इंटीग्रल वाला हिस्सा प्रूफ करेंगे और फिर सिमिलरली हम कह देंगे कि सेकंड हिस्से को भी प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर अगली बात ये लिख दी गई है
कि ये जो डार्बॉक्स थ्योरम है ये हर उस पार्टीशन के लिए होल्ड करता है जिसकी पार्टीशन की नॉर्म जो है वो डेल्टा से छोटी है। नॉर्म क्या चीज़ है, नॉर्म का कंसेप्ट मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, आप उसको देख लें। वैसे यहाँ पर सिर्फ इसका नॉर्म का जिक्र ही आया है, इसका इस्तेमाल नहीं होगा बीच में, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। ये थ्योरम के प्रूफ के लिए मैंने लिखा कि लेट अस डिफाइन अ पार्टीशन। मैंने एक पार्टीशन बना ली जिसका नाम मैं यहाँ पर P1 रख लिया है। पार्टीशन का पहला पॉइंट A इक्वल टू एक्स नोट है, फिर x1 है, फिर x2 है, अप टू सोन एक्स पी इज इक्वल टू बी, यानी बी इसका आखिरी पॉइंट है। विद द पार्टीशन ऑफ द क्लोज इंटरवल A से B। अब इस पार्टीशन P1 में कितने पॉइंट्स हैं आप चेक कर सकते हैं, P+1 पॉइंट है। कैसे गिन लें, यहाँ से x1 से गिने xp तक, x1 से लेकर xp तक टोटल बनते हैं P पॉइंट्स। तो x1 से xp तक टोटल बनते हैं P पॉइंट्स, तो इसमें x0 भी शामिल करना है। तो टोटल P1 में कितने पॉइंट्स हो गए, P+1, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ पॉइंट्स इन P पार्टीशन P1, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन पार्टीशन P1 आर P+1। सो फॉर अ पार्टीशन P1 वी कैन डिफाइन। अब मैं इस पार्टीशन P1 के लिए अपर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन लिखने लगा हूँ। अपर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन आप ऊपर पढ़ चुके हैं, अभी मैंने आपको बताया कि दिस इज़ द इन्फीमम ऑफ द अपर रीमान सम। और अपर रीमान सम किस पार्टीशन के लिए, P1 के लिए। ये मैंने जस्ट इसकी डेफिनेशन लिखी। आगे मैंने लिखा नाउ बाय यूजिंग द रिजल्ट विच सेज डैट। अब मैं यहाँ पर रिजल्ट का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ और रिजल्ट क्या है, विच सेज डैट इफ़ ई द बाउंडेड बिलो सबसेट ऑफ आर। अगर ई एक बाउंडेड बिलो सबसेट ऑफ आर है और उस ई का जो इन्फीमम है टी के बराबर है, तो देन टी हमेशा एक्स से छोटा या बराबर होगा। अभी मैंने जैसे ऊपर आपको बताया कि इन्फीमम की डेफिनेशन क्या होती है। इन्फीमम ऑफ ई की डेफिनेशन, अगर फ़र्ज़ करें ई का इन्फीमम टी, फ़र्ज़ कर लें कि ई के अंदर जो पॉइंट्स पड़े हैं वो एक्स की शक्ल के हैं, ठीक है ना, वो एक्स की शक्ल के पॉइंट्स हैं ई में, ये पड़े हुए पॉइंट्स फ़र्ज़ कर लें ई के अंदर, और ई एक बाउंडेड बिलो सबसेट है। अब मैंने कहा कि ई का इन्फीमम टी के बराबर है, तो फिर ई का इन्फीमम का टी के बराबर है, तो फिर जाहिर सी बात है इन्फीमम की डेफिनेशन के मुताबिक टी को हमेशा इस ई के हर नंबर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगली बात, एंड फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन, आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन मिलेगा जो कि एक्स से बड़ा है, वी हैव। तो अब जो ऊपर मैंने भी आपको बात बताई, जो ये मैंने बात बताई थी आपको कि ये अगर ए और बी दो रियल नंबर हैं, अगर ए बड़ा है बी से तो ए हो जाएगा छोटा बी से। अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर आप इसमें, कोई रियल नंबर इसमें आप पॉजिटिव रियल नंबर ऐड कर दें यहाँ पर, तो सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर मैंने इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये वही चीज़ असल में ऊपर वाली, आप उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि अब मैंने क्या किया, एक मैंने पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन तलाश कर लिया। तो पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन को जब मैं छोटी साइड पर ऐड करूँगा तो वो लाजमन बड़े वाले से बढ़ जाएगी, ठीक है। असल में हुआ ये है कि ये आपके पास रियल नंबर टी है जो कि ई का इन्फीमम है, यहाँ पर आपका एक्स है, तो अभी तो नज़र आ रहा है कि एक्स टी से बड़ा है, ठीक है। अब इस टी में मैंने एक एप्सिलॉन ऐड किया। अब जो एप्सिलॉन ऐड कर रहा हूँ वो बताते खुद एक्स से बड़ा है, यानी एक्स से आगे है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है फिर आपका एक्स जो है वो टी प्लस एप्सिलॉन से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। ये वही बात है जो ऊपर मैंने इस्तेमाल किया। अब इसको इस कंसेप्ट को यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे तो पहली चीज़ वही है कि अपर रीमान सम जो है, जैसे मैंने ऊपर अभी आपको बताया था कि अपर रीमान सम हमेशा बड़ा होता है अपर रीमान इंटीग्रल से, लेकिन बड़ी वाली चीज़ को छोटा किया जा सकता है किसी एप्सिलॉन को ऐड करके, किसी रियल नंबर को ऐड करके। तो ये अपर रीमान सम बड़ा था अपर रीमान इंटीग्रल से, अब मैंने अपर रीमान सम को छोटा करना है अपर रीमान इंटीग्रल से, तो अपर रीमान इंटीग्रल की तरफ मैंने ये एप्सिलॉन बाई ऐड कर दिया। जो कंसेप्ट ऊपर आपको बताया है वो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, यहाँ से यहाँ तक। आप इसका रेफरेंस ज़रूर देंगे बीच में, ठीक है जी। इसमें सिर्फ वही एक बात आपने याद रखनी है कि आप एक बड़े नंबर ए को, अगर वो बी से छोटा है, ठीक है, तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं इसमें कोई पॉजिटिव रियल नंबर ऐड करके, बस ये चीज़ है सारी। इस रिजल्ट को आपने बार याद रखना है। तो बताते खुद अपर रीमान सम अपर रीमान इंटीग्रल से बड़ा था, अपर रीमान सम को मैंने अपर रीमान इंटीग्रल से छोटा कर सकता हूँ अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर इसमें एप्सिलॉन ऐड कर दूँ। और इस सारी कहानी को, इस सारी बात को मैंने यहाँ पर इस इन लाइनों में लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं जी। मैंने कहा जी लेट पी बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। अब मैंने एक और पार्टीशन पी डिफाइन की है, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी की, और वो पार्टीशन पी जो है वो उसी कंडीशन को पूरा करती है जो ऊपर लिख के दी है कि पी की जो नॉर्म है वो डेल्टा से छोटी है। अगली चीज़, P2 बी दी कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। अगली चीज़ ये है कि तीसरी पार्टीशन मैंने P2 बना ली है जो कि P1 और P की क्या है,
कॉमन रिफाइनमेंट है। कॉमन रिफाइनमेंट है तो आप जानते हैं अभी कॉमन रिफाइनमेंट की आपने डेफिनेशन पढ़ी है कि P2 जो है वो P1 इन दोनों की यूनियन के बराबर होगा। ठीक है, तो कितनी पार्टीशन अभी आपने बना ली है? एक बना ली है एक आपने बना लिया है P1 और एक आपने बना लिया है P2। ठीक है, इस वक्त इन सब में से बड़ी पार्टीशन कौन सी है? ये P2 है। ठीक है, जो दोनों की यूनियन में है। अगली चीज़ इंपॉर्टेंट जो आपने याद सुननी है, बस ये रिजल्ट खत्म होने लगा डार्बोक्स थ्योरम। ठीक है, छोटा सा करके मैंने आपको प्रूफ हुआ है। नाउ द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द पार्टीशन P2 के अंदर, P2 इस पार्टीशन P2 के अंदर कितने पॉइंट्स हैं ये अब आपने देखने हैं। इस तरह इस लाइन को थोड़ा गौर से देखिएगा। नाउ द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द पार्टीशन P2 आर इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द पार्टीशन P प्लस एडिशनल पॉइंट P-1 पॉइंट ऑफ P। या देखो जी, इसका मतलब ऐसे है। ठीक है जी, अब यहाँ पर P1 के जो पॉइंट्स हैं वो तो P+1 है। P2 के जो पॉइंट्स हैं वो टोटल बनेंगे P के पॉइंट्स प्लस एडिशनल पॉइंट्स ऑफ P-1 पॉइंट्स ऑफ P1। अब वो कैसे है, ज़रा गौर से देखें इस चीज़ को, ज़रा समझिएगा। देखें जी, आप ये बताएं कि किसी भी पार्टीशन P के अंदर कम से कम कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? किसी भी पार्टीशन P के अंदर कम से कम 2 पॉइंट्स ज़रूर होंगे। आपने ये क्लोज इंटरवल AB रखा है, इस क्लोज इंटरवल AB के ऊपर छोटी से छोटी जो पार्टीशन P डिफाइन की जा सकती है ना, वो ये है A, B। 2 पॉइंट्स तो लाजमी होना चाहिए ना, तो दोनों क्या हैं? एंड पॉइंट्स हैं। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करो पार्टीशन P ये है, आपकी स्मॉलेस्ट पार्टीशन ये है, सबसे छोटी पार्टीशन, इससे छोटी कोई नहीं हो सकती, 2 पॉइंट लाजमी होंगे। अब ज़रा गौर से देखिएगा, P1 पार्टीशन मैंने इस तरह डिफाइन की थी। उसका पहला पॉइंट A=x0 था, फिर अगला पॉइंट x1 था, फिर उससे अगला पॉइंट x2 था, आखिरी पॉइंट क्या है? xp=b है। अच्छा, अब मैंने इन दोनों की निकाली है यूनियन, उसका नाम रख लिया है P2 इज़ द यूनियन ऑफ P1 यूनियन P। आप गौर करें कि इस वक्त P जो है वो सबसेट है किसका? P1 का। ठीक है, P सबसेट है, P जो है वो P1 का सबसेट है। P के अगर ये वाले 2 पॉइंट यहाँ से छोड़ दिए जाएं, ये वाला और ये वाला, तो मुझे बताएं P1 के अंदर कितने पॉइंट्स बचते हैं? P1 के अंदर कितने पॉइंट्स बचेंगे? P1 के अंदर टोटल पॉइंट पहले थे P+1, इनमें से 2 पॉइंट आपने छोड़ दिए, तो P1 के अंदर कितने पॉइंट्स बच गए? P-1। अब P2 के अंदर कितने पॉइंट्स होंगे? P2 के अंदर पॉइंट्स होंगे P के पॉइंट्स जमा इसके अंदर जो पॉइंट बच रहे हैं P1 के। तो यही सारी बात लिखी है मैंने कि नाउ द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द पार्टीशन P2 के अंदर जो टोटल पॉइंट्स होंगे उनकी जो तादाद है वो बराबर है नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द पार्टीशन P के पॉइंट्स प्लस एडिशनल पॉइंट्स ऑफ P-1। और वो एडिशनल पॉइंट्स किसके हैं? P1 के पॉइंट्स हैं। फिर दोबारा एक और चीज़ से देख लेते हैं। देखिए, अब आप बेटा ये सपोज कर लें कि आपके पास जो पार्टीशन P है वो कुछ इस तरह की है, क्लोज इंटरवल AB की। एक तो उसमें ये क्लोज इंटरवल AB के ये दोनों एंड पॉइंट्स ये तो शामिल होने ही हैं। फ़र्ज़ करें इसके अंदर एक पॉइंट जो कि P1 का नहीं है, एक्स्ट्रा ऐसे हट के रहा है, उसका नाम हमने रख लिया फ़र्ज़ करें x*। ठीक है जी, तो अब भी आप चेक कर लें कि P2 के अंदर जो कितने पॉइंट्स बनेंगे वो गौर कीजिएगा। हर मरतबा P के अंदर इस मरतबा कितने पॉइंट हैं? 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन 3 पॉइंट्स में से कितने पॉइंट ऐसे हैं जो P1 के साथ कॉमन हैं, यानी जो एक जैसे इसमें से हैं। ठीक है, तो वो आपको वही नज़र आएंगे A और B। इन दोनों को आप हर मरतबा माइनस करेंगे। ठीक है, तो आपके पास P1 के जितनी मरतबा ये करेंगे, यही 2 पॉइंट्स है ना जो हर मरतबा क्लोज इंटरवल AB के आ रहे हैं, और ये हर मरतबा यहाँ पर P1 में मौजूद है। इनको छोड़कर बाकी P1 के अंदर हर मरतबा कितने पॉइंट्स बचेंगे? P-1 पॉइंट बचेंगे। इनको छोड़कर P1 के अंदर कितने पॉइंट्स बचेंगे? P-1। ठीक है, यही मैंने बात लिखी है कि आपके पास P2 के अंदर, तो आपके पास बेटा हर सूरत में पार्टीशन P2 में जो टोटल पॉइंट्स बचेंगे वो P के पॉइंट्स होंगे प्लस एडिशनल पॉइंट होंगे P-1 पॉइंट किसके? P1 के। अब उसके बाद यहाँ पर हम एक रिज़ल्ट का रेफरेंस देंगे। मैंने लिखा नाउ बाय यूजिंग द रिज़ल्ट विच सेज दैट अगर आपका फंक्शन f(x) बाउंडेड फंक्शन है ओवर क्लोज इंटरवल AB, P एक पार्टीशन है क्लोज इंटरवल AB की जिसकी नॉर्म जो है वो डेल्टा से लेस देन इक्वल है, डेल्टा एक पॉजिटिव रियल नंबर है, आपको P* एक रिफाइनमेंट मिलेगी पार्टीशन P की
और इस रिफाइनमेंट के अंदर n पॉइंट्स हैं मोर देन p, यानी कि p स्टार के अंदर जो p से कितने पॉइंट ज़्यादा हैं, n पॉइंट ज़्यादा हैं। यानी कि आपके पास p स्टार की अगर कार्डिनैलिटी यानी इसके अंदर नंबर ऑफ़ पॉइंट्स निकालें तो वो किसके बराबर होंगे, पार्टीशन p के पॉइंट्स प्लस n पॉइंट्स मोर, यानी कि ये फार्मूला बनेगा आपके पास। देन रिज़ल्ट ये होता है, हमारे पास ये दो रिज़ल्ट होते हैं, इन दोनों रिज़ल्ट को यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, ये ऑलरेडी प्रूव्ड हैं, ठीक है। लेकिन जब मैंने बताया कि आप अपने रिज़ल्ट में जब आप अपने थ्योरम के प्रूफ में कोई रिज़ल्ट का इस्तेमाल करें तो उस रिज़ल्ट का आपने रेफरेंस यहाँ पर ज़रूर देना है। तो मैं यहाँ पर चूँकि अपर रीमान सम को प्रूफ कर रहा हूँ तो ये दो रिज़ल्ट हैं, नीचे वाले रिज़ल्ट को देख लेते, चलिए ऊपर वाले को भी देख लेते हैं। ऊपर वाला रिज़ल्ट ये कहता है कि अगर ये स्टेटमेंट कोई फंक्शन पूरा कर रहा हो तो फिर लोअर रीमान सम किसी पार्टीशन p के ऊपर हमेशा छोटा होता है लोअर रीमान सम ऑफ f एड रिफाइनमेंट p स्टार। ये मैंने कल एक लेमा प्रूफ करवाया, उसमें मैंने करवाया भी था कि बड़ी पार्टीशन पर लोअर रीमान सम का आंसर छोटी पार्टीशन पर निकाले के लोअर रीमान सम से हमेशा बड़ा या बराबर होगा। अब अगली चीज़, फिर यही चीज़ जैसे मैंने ऊपर अभी आपको बार बार बताया, फिर वही रिज़ल्ट है कि अगर a b से छोटा है तो इस नंबर को आप बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा रियल नंबर एप्सिलॉन या r ऐड करके। तो अब ये p स्टार वाला जो रीमान सम है ये p के रीमान सम से बड़ा है, तो अगर मैं इस p के रीमान सम में एक रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर 2n के डेल्टा ऐड कर दूं तो फिर ये से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ही ये चीज़ है कि इन दोनों पार्ट से, ये मैं कल लेमा में प्रूफ करा चुका हूँ कि छोटी पार्टीशन पर निकाला गया अपर रीमान सम बड़ी पार्टीशन पर निकाले गए अपर रीमान सम से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो अब फिर वही बात है कि ये चीज़ जो है, अब यहाँ पर SFP ये बड़ा है तो इसको मैंने छोटा दिखाना है, तो इसमें से अगर मैं कोई पॉजिटिव रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर माइनस कर दूं तो ये चीज़ इससे छोटी हो जाएगी, ठीक है। आसान सी बात है, सिर्फ आपने इसको रिजल्ट को याद रखना है कि अगर a छोटा है b से तो आप a को बड़ा दिखा सकते हैं b से, अगर इसमें एक पॉजिटिव रियल नंबर r आप ऐड कर दें, ठीक है, यानी छोटा नंबर बड़ा हो जाएगा और बड़ा नंबर छोटा हो जाएगा। ऐसी सूरत में सेम यही रिजल्ट यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब इसमें जो एक इस रिजल्ट सो बाय यूजिंग रिजल्ट 2 इन आवर थ्योरम में हम ये वाला रिजल्ट 2 इस्तेमाल करने लगे हैं। और वो थ्योरम कैसे इस्तेमाल होगा ज़रा गौर से लिखिएगा। पहले मैं लिखूँगा अपर रीमान सम SFP, आगे लिखा -2 टाइम p-1 k डेल्टा। अब ये p-1 कहाँ से आ गया, चेक करें, यहाँ पर लिखा है n k डेल्टा। n कौन था, n आपके पास वो पॉइंट थे जो कि बड़ी वाली पार्टीशन में ज़्यादा थे। क्या लिखा है यहाँ पर, लेट p स्टार बी द रिफाइनमेंट ऑफ p स्टार रिफाइनमेंट है p की जिसके अंदर n पॉइंट ज़्यादा हैं, ठीक है, n पॉइंट ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये p1 जो पार्टीशन है इसके अंदर p से आपके पास कितने पॉइंट हमेशा ज़्यादा होंगे, एडिशनल पॉइंट p-1। तो यहाँ पर ये आपके पास एडिशनल पॉइंट p-1 आगे k डेल्टा लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर आ गया SFP2। P2 यहाँ पर कौन है, P2 यहाँ पर इन दोनों की क्या थी, कॉमन रिफाइनमेंट थी जो बड़ी थी इन दोनों से। तो जैसे यहाँ पर p स्टार है ना कॉमन रिफाइनमेंट, इसी तरह यहाँ पर इनकी रिफाइनमेंट P2 है। तो SFP2 लेस देन इक्वल टू। अब अगली चीज़, ये रिजल्ट कैसे लिखा है, ये रिजल्ट ऐसे लिखा है मैंने आपको जो कल लेमा प्रूफ कराया कि छोटी पार्टीशन पर निकाला गया रीमान सम बड़ी पार्टीशन पर निकाले गए रीमान सम से हमेशा बड़ा होगा। तो P2 बड़ी पार्टीशन है P से, लेकिन अगर इसका मैं अपर रीमान सम ऐसे निकालूंगा तो वो हमेशा इसके ऊपर निकाले गए अपर रीमान सम से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। यानी SP2 वाला रीमान सम SP से छोटा होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आ गई। एज P2 इज़ द रिफाइनमेंट ऑफ P1। अब P2 P1 की भी रिफाइनमेंट है, तो फिर वही वाली बात यही है कि P2 इस मरतबा बड़ा हो गया P1 से, तो फिर यही वाला रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे कि बड़ी रिफाइनमेंट पर निकाला गया अपर रीमान सम यानी SP2 जो होगा, SP2 छोटी रिफाइनमेंट पर निकाले गए रीमान सम से अपर रीमान सम से क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो SFP2 छोटा या बराबर हो जाएगा SFP1 से, इसे मैंने 4 कह दिया। आगे 3 और 4 को आप कंबाइन कर लें, 3 और 4 को कंबाइन करा किस तरह किया गौर कीजिएगा। ये पहला हिस्सा वैसे का वैसे लिख दिया, ये चीज़ आ गई यहाँ तक ऐसे कैसे। आगे क्या लिखा हुआ है SFP2, ये SFP2 आ गया। अब आगे SFP2 किससे छोटा है, SFP1 से, ये लिख दिया। आगे SFP1 में और SFP में कौन बड़ा है या कौन छोटा उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, उसको मैंने इस को नेगलेक्ट कर दिया, छोड़ दिया, सिर्फ इतना ये रह गया, ठीक हो गई बात ये। अच्छा अब अगली बात,
यहाँ पर उसके बाद ये जो आपके पास ये वाला बीच वाला हिस्सा है SF P2, इसको भी मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो ये आपके पास दो हिस्से रह जाएंगे, एक आपका लेफ़्ट हिस्सा यानी कि P वाला और एक दूसरा P1 वाला, ये दोनों रह गए। ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ से ये जो फैक्टर है -2 टाइम P-1 K डेल्टा, इसको दूसरी तरफ ले जाएं, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। अब मैंने इसको बदलना है सारा एप्सिलॉन की शक्ल में, इस सारी क्वांटिटी को। तो इसको एप्सिलॉन की शक्ल में लेके आना है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि फ़र्ज़ कर लेंगे 2 टाइम P-1 K डेल्टा जो है, इसे एप्सिलॉन बाई 2 के इक्वल लेके आना है। इसको यहाँ से एप्सिलॉन बाई 2 के बराबर पुट करें और डेल्टा की कीमत निकालें। डेल्टा की वैल्यू क्या आती है? यहाँ से डेल्टा की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन ओवर 4 टाइम P-1 K। ठीक है जी। तो ये मैंने यहाँ पर डेल्टा लेट कर लिया। अब इस डेल्टा को जब आप यहाँ पर पुट करेंगे रिवर्स इधर, तो सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा? एप्सिलॉन बाई 2 बाय कंबाइनिंग 2 और 6, 2 और 6 को कंबाइन कर लें। अब 2 क्या चीज़ थी आपके पास? 2 ये थी जनाब आपके पास वहाँ पर कि ये जो थी ना आपके पास अपर रीमान सम एट पार्टीशन P1, ये लेस देन था अपर रीमान इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 से। ये हमारे पास 2 था, तो ये 2 था और ये हमारे पास 6 है। इस दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, यानी इसकी वैल्यू पुट कर दें। तो इसकी वैल्यू ये सारी पुट की, तो ये चीज़ सारी बन गई। आगे ये यहाँ पर प्लस एप्सिलॉन बाई 2 लिखा हुआ, ये एप्सिलॉन बाई 2 आ गया। एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, ये एप्सिलॉन रह गया। ठीक है। तो ये पहला रिजल्ट आपने प्रूफ कर लिया कि अपर रीमान सम इज़ ऑलवेज लेस देन अपर रीमान इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है जी। अब उसके बाद सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि लोअर रीमान सम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन दिस। ठीक है। इस पूरे थ्योरम में कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर सिर्फ आपको ये रिज़ल्ट याद रहता है कि अगर A B से छोटा हो तो A को B से बड़ा दिखाया जा सकता है, अगर इसमें कोई पॉजिटिव रियल नंबर R आप ऐड कर दें। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको आज का थ्योरम समझ आया होगा। ठीक है। कोशिश तो यही की है कि आपको आसान अल्फाज में समझाया जाए। कुछ रिज़ल्ट हैं जो कि इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है। वो शायद आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, अदरवाइज़ और इसमें कोई चीज़ नहीं है। बस थोड़ी सी सपोजिशन की है, पार्टीशन P1 डिफाइंड की है, अपर रीमान इंटीग्रल डिफाइंड किया है। ठीक है। तो मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।